मैं शादीराम शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज राना। आज समाज में जो पारिवारिक विघटन हो रहे हैं उनके विषय में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, एडवोकेट, जो इन 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 समस्याओं में कानूनी पहलुओं पर विचार रखेंगे, अपने बताएंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी महानुभावों को, सभी मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को, विद्वान जनों को, विद्वान अधिवक्ताओं को, लॉ के स्टूडेंटों को एवं आम जनमानस को। दरअसल जो समाज में फैली हुई जो विसंगति है वो आज गुरुजी हमारे उस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि समाज इस चीज से बहुत शोषित और पीड़ित महसूस कर रहा है अपने आप को वर्तमान में, क्योंकि इतनी अधिक विसंगति उत्पन्न हो गई है कि पूर्व में एकाकी परिवार पे पहले भरोसा होता था कि एकाकी, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति यह है कि वो एकाकी परिवार भी विघटन की स्थिति पे जो है चल रहे हैं, तो वो भी नहीं चल पा रहे हैं एकाकी रूप से। तो उस विषय पे गुरुजी और हम आपसी चर्चा में एक दूसरे के शरीक हुए हैं। जो पारिवारिक विघटन है, जिनको हम मैट्रिमोनियल वाद कह देते हैं न्यायालय की भाषा में, तो उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूं। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर। मेरा संपर्क सूत्र है 9627374757। गुरुजी का आग्रह है कि हम मैट्रिमोनियल विषय पर, पारिवारिक विघटन पर हम आपसी चर्चा करें। विषय क्या है? विषय बड़ा गूढ़ है और ये बहुत अधिक तत्परता से और बहुत अधिक जल्दबाजी से या बहुत सूक्ष्म में इस विषय को निरूपित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इस विषय को लेकर के एक बड़े रूप को भी कोशिश करेंगे कि कुछ भिन्न भिन्न पार्टों में इसे बांट करके हम आम जनमानस को इसे समझा सकें। गुरुजी, स्थितियां क्या है कि ये संस्कार पे टिकी हुई व्यवस्था है। जो आज हम संस्कार विहीनता हमारे समाज में जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण विघटित हो रही है, तो उस पाश्चात्य संस्कृति का जो समावेशन इस संचार के, तकनीकी संचार के कारण हम लोगों के जो अंदर घरों में प्रवेश कर गई है, उसका हम खामियाजा आज हम इस कुरीति के कारण हम इसे निभा पा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये जो एक परिवार की रीढ़ है, वो रीढ़ उस परिवार का मुखिया होता है। उस मुखिया का स्थान अब वर्तमान में जो उस मुखिया के जो स्थान में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसका जो कद नीचा हुआ है, उसके कारण ये सब कुरीतियां ने जन्म लिया है। तो इसमें सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि जैसे कोई बेटी है और उसका हम लोग पालन और पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं, शिक्षा दीक्षा करते हैं, तो जहां तक मेरा मानना है कि सर्वप्रथम जो शिक्षा दीक्षा हम लालन पालन करें, तो उसको शिक्षा दीक्षा भी भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही हम देने का प्रयास करें, और भारतीय अनुकूल के देने के साथ साथ हम उसमें कोशिश करें कि जो हमारे नैतिक शिक्षा है हम उसका भी समावेशन करें। क्योंकि जब से नैतिक शिक्षा का समावेशन खत्म हुआ है, तब से बहुत अधिक समाज में गिरावट आई है, और जो आपसी मूल्य हैं वो सब काफी निचले स्तर पर चले गए हैं। तो इसी विषय पे आदरणीय गुरुजी, जो हम शिक्षा दीक्षा दीक्षित करके हम बेटियों का फिर देखते हैं कि इसको शादी किया जाए, तो उसके योग्य वर ढूंढते हैं, हम योग्य वर का तलाश करते हैं। तो विषय ये है कि जो हम किस संस्कार में, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में और किस वातावरण में हमने अपने बच्चे को पाला पोसा है और बड़ा किया है, और उसी वातावरण से यदि भिन्न वातावरण में उसका समावेशन हो जाता है, यदि वो वहां चली जाती है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, ये सोचनीय विषय है। तो वहां वो एडजस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जब वहां एडजस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसे वातावरण, उसे वो संस्कृति, उसे वो प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं मिल पाई वहां पर, तो इस कारण उसमें विघटन ही
होता है, बनता है। इसी क्रम में जो दूसरा विघटन का सबसे बड़ा कारण है, कारण ये है क्योंकि जो आड़े आती है इसमें दूसरी स्थिति पे फिर शिक्षा आती है। क्योंकि जो शिक्षा है वो शिक्षा एक प्राइमरी शिक्षा है। क्योंकि पहले बेटियां माताओं के द्वारा शिक्षित होती थी। जो जब स्कूल पद्धति नहीं थी, गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरुकुल पद्धति कोई बेटियों के लिए शिक्षा का साधन नहीं हुआ करती थी। उसके बाद में फिर बेटियों के लिए शिक्षा का साधन हुआ। तो उससे पहले यदि हम लोग देखें तो सीता, सावित्री और अनसुईया ये सब इसी समाज में उत्पन्न हुई हैं, इसी समाज में पैदा हुई बेटियां हैं। तो यदि उस आचरण को, कुछ कुछ हिस्से को भी यदि हम माता के रूप में, पिता के रूप में बेटियों को प्रदान करना शुरू करें तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। कारण क्या है? विषय ये उत्पन्न जो अगला होता है, अगला ये विषय है क्योंकि हम लोग नैतिक शिक्षा के नाम पे, हम लोग प्राथमिक शिक्षा के नाम पर जो माता और पिता की अनिवार्यता और बाध्यता और कर्तव्य है उसका जब निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो वो ही बेटी, वो ही जो पारिवारिक बेटा है, वो सब उस चीज की तलाश में, उस शिक्षा की तलाश में बाहर की तरफ दौड़ता है। और बाहर की तरफ वो उस तरफ दौड़ता है कि जिस तरफ केवल और केवल पाश्चात्य संस्कृति का बिखराव है, वहां फैलाव है। तो पाश्चात्य संस्कृति का में इतना बहलाव हो चुका है कि हम मोबाइल अपना खोलते हैं जब, तो मोबाइल खोलते ही तुरंत जो है उसमें जिस तरह की हमारी, एक बार हमने सर्च कर लिया गूगल पे जा करके, तो वो फिर उसी तरह की हमारी टेंडेंसी को उस गूगल ने नोट किया और उस गूगल ने नोट करते हो उसी टेंडेंसी के आधार पे, उसी स्थिति पर वो फिर उसी तरह की सारी सूचनाएं वो सब हमको प्रेषित करता है, वापस देता है। तो जिस चीज से हम हटना भी चाहते हैं तो फिर हमारा इतना उसमें मन लगने लगता है नई जनरेशन का कि वो चाहते हुए भी हट नहीं पाती नई जनरेशन उससे। तो उसमें क्या है कि नए नए नाटकें हम लोग टीवी पे जो पहले देखते थे, तो टीवी ने भी क्रांति में थोड़ा सा काफी परिवर्तन किया है। और उसके बाद में फिर ये मोबाइल इत्यादि ने तो बिल्कुल व्यवस्था समाज की धड़ाम ही कर दी है, चौपट कर दी है। क्योंकि मोबाइल में देख रहे हैं तो हम वर्तमान में नाटक देख रहे हैं, इस तरह के नाटक देख रहे हैं कि एक एक स्त्री ने 4-4 पतियों का वर्ण किया है उस नाटक में। तो 4-4 पतियों का वर्ण किया है, जहां समाज में पिता और माता और भाई इत्यादि बैठ करके जिस चीज को, सीन को नहीं देख सकते, वो अच्छा ही नहीं है सीन संस्कृति के नाते। लेकिन उस सीन को वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि उसे बैठ करके, या तो तुम्हारा बच्चा बेटी के रूप में हो चाहे बेटा के रूप में हो, वो एकांतवास में बैठ करके उसी का अध्ययन करता है, उसी को देखता है। तो जब उसी तरह के वो चरित्रांकन को पढ़ेगा, उसी वातावरण में रहेगा, तो निश्चित रूप से जो उसकी उत्तेजनाएं जागृत होंगी वो उसी प्रकार की जागृत होंगी। अब बाई द वे क्या है कि हम जो है उसी तरह के संस्कार नहीं दे पाए, उसने मोबाइल से उन संस्कारों को अपने स्तर से ग्रहण कर लिया। और वो जब शादी के बाद में वो पत्नी के रूप में गई या पति के रूप में किसी कोई उससे दूसरी संस्कृति की, भिन्न संस्कृति की लड़की से आपस में मिला, तो वो दोनों क्या है कि दोनों ने ही एकांतवास काटा है और चिंतन किया है उसी विषयों को लेकर के, पाश्चात्य संस्कृति की को। तो वो नहीं चाहते उसमें किसी के प्रति कोई दखल दे उसमें। तो आज स्थिति क्या है कि एक ही बेड पे यदि 2 पति पत्नी लेटे हुए हैं, चाहे उनपे बच्चा नहीं है, तो वो दोनों पति पत्नी वो आपस में बातचीत नहीं करते। पहले बातचीत करने के तरीके ये होते थे कि आपस में हमें किसका क्या सम्मान करना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किस तरह का क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, इस पे चर्चा होती थी पहले। वर्तमान में क्या है कि अब एक दूसरे से कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, वो उधर मोबाइल पे लेकर के अपना मुंह फेर के घुमा लेटा हुआ है, वो उधर लेटी हुई है। तो दोनों अपने एकांतवास में उस मोबाइल में ही मगन है। तो उस मगनता की स्थिति में क्या है कि उनको समय की परवाह नहीं है, कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कब बैठना है। तो जो परिवार में सास और ससुर का निर्वहन कर रहे हैं, उनको ये देखना अच्छा नहीं लगता, उनको ये खराब लगता है, क्योंकि वो समय की आबद्धता के कारण उन्होंने सब कार्यकलाप पूरे कर किए हैं आज तक के समाज में, घर में। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता और वो चाहते हैं कि बहू हमारी जो है सुबह ही उठे, घर को साफ करे और जो है पूजा पाठ करे, फिर हम लोगों को चाय पानी पिलाए, भोजन बनाए, बच्चों को तैयार करे। लेकिन जब वो देखते हैं कि समय वो जो इन कार्यों का होना चाहिए था, दैनिक कार्यों का, वो सब सोने में
निकल रहा है, क्योंकि वो रात में 12 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइलों का चलन रहा, तो सुबह को नींद आई। तो नींद की स्थिति में जब वो नहीं उठते दोनों ही, तो उनसे क्या है कि उनसे जो आपस में फिर विद्वेष का भाव जागृत होता है। विद्वेष का भाव जागृत होने के कारण परिवार टूटते हैं। परिवार टूटते हैं, स्थिति ये है कि जब पति और पत्नी दोनों ही एकांतवास काट रहे हैं, तो जो दोनों को जीवन जीना चाहिए था वो जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो इन कंडीशन में क्या है कि दोनों में आपस में भी इनमें दोनों में इतना विद्वेष का भाव जागृत होता है कि वो फिर सारे के सारे मामले वो फिर न्यायालयों में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, थाने में जाते हैं, जहां पर जाने के बाद में फिर और अधिक विसंगति पैदा होती है। और इतना अधिक विसंगति पैदा हो जाती है, तो मेरा तो जहां तक मानना है या कहना भी है, तो उन माताओं से जिनकी बेटियां दूसरे समाज में, दूसरे वातावरण में जा रही हैं, वो अपना कोशिश करें कि उन बेटियों को ऐसी नैतिक शिक्षा दें, उनको ऐसा पाठ पढ़ाएं कि जिसमें जैसा जीवन तुमने काटा है वो ऐसा ही जीवन जो है वो सामने जाकर के परिवार में उसमें काटे। आपस में प्यार और मोहब्बत और एक अमन का माहौल क्रिएट करें और अमन फैलाएं। तो उन माताओं से विशेष मेरा आग्रह है कि बेटियों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी दीक्षा दें। अगला विषय क्या उठता है गुरुजी? अगला विषय एक ये उठता है कि जब आपस में फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है, तो फ्रस्ट्रेशन हमेशा शुरू तब होगा कि जब उसमें दखलंदाजी किसी तृतीय पर्सन की हो जाएगी, किसी भिन्न व्यक्ति की हो जाएगी। भिन्न व्यक्ति कौन हो सकता है? बेटी को एक्चुअल में क्या है गुरुजी कि बेटी का कन्यादान जब किया जाता है, तो कन्यादान करते समय एक मढ़ा शब्द होता था, मढ़ा, जो अब वर्तमान में कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो घर में शादियां होती थी, अब वर्तमान में जाकर के मैरिज होमों में शादियां होती हैं। लेकिन अधिकांश भारतीय संस्कृति में भी मढ़े को तवज्जो दी जाती है और मढ़े के नीचे बेटी को, कन्या को वहां बिठाया जाता है और उसको अंतिम में उसके पैर लिए जाते हैं। माता और पिता दोनों पैर छूते थे हमारी संस्कृति में, कम हो रहा है लेकिन छूते हैं अभी गांव ग्रामीण अंचल में। तो वो क्या है कि वो कन्या को दान करते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि दान अगर जो कोई किसी चीज को तुमने कर दिया है, तो तुम बहुत बड़े एक बड़े ओहदे वाले हो, और जो बेटी का बाप है, जो या बेटी की माँ है, उसका ओहदा उस बेटे के बाप से और बेटे की माँ से कहीं अधिक होता है गुरुजी समाज में। तो वो उस ओहदे की हम लोग कद्र करते हुए, तो उस ओहदे में क्या है, उस विषय जो मूल है इसका, वो है जब हमने किसी चीज को दान कर दिया। दान का मतलब है त्याग कर देना। तो जब हमने किसी को त्याग कर दिया है, त्याग स्वैच्छिक होता है, अनैच्छिक नहीं होता है। तो जब हमने स्वेच्छा से ही किसी को दान किया है, तो दान करने के बाद में फिर हमारा उस पर अधिकार और आधिपत्य खत्म हो जाता है। लेकिन वर्तमान में जो अधिकार और आधिपत्य वो दान देने के बाद में भी परिवार के माँ और पिता के रूप में जो बनाए हुए हैं वर्चस्व को कायम करने के लिए, वो सबसे बड़ी विसंगति का और सबसे बड़ी स्थिति खराब का वही कारण है। तो मेरा मानना है कि माँ को और पिता को अगर बेटी का कन्यादान कर दिया है, तो उसमें केवल और केवल सहयोगिता का भाव तो होना चाहिए, लेकिन किसी भी उनके व्यक्तिगत विषयों में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और उसमें जब दखलंदाजी अधिक होती है तो तभी कोर्ट और कचहरी होती है। मैक्सिमम स्थिति में हमें बैठ करके सामाजिक स्तर पर बैठ करके जो अच्छे सैद्धांत लोग हैं उनके बीच में ही विषय को सुलह कर लेना चाहिए और आपस में समझा करके ही विषय को समाप्त कर लेना चाहिए। लेकिन हम विषय को समाप्त नहीं कर पाते हैं। विषय इतना बढ़ता चला जाता है कि जब वो विषय कचहरी में आ जाता है, चूंकि मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूं और मुझे ये कहने में बड़ा थोड़ा सा अटपटा महसूस हो रहा है कि जब बेटी की तरफ से, चूंकि बेटी क्या है, आजकल अधिवक्ता बंधु भी, मेरे साथी विद्वान जन भी, वो चूंकि उसी समाज को बिलोंग कर रहे हैं, वो भी गलती उनकी भी नहीं है। अब वर्तमान में क्या है कि वो पैकेज की स्थिति पैदा हो जाती है। पैकेज की स्थिति क्या है गुरुजी कि इसमें क्या है कि जैसे अब हम मुकदमा कोई फाइल करने बेटी को लिए गए, हम अगेंस्ट टू उसके सोहर, उसके पति पक्ष के, तो उसमें क्या है कि एक ही मुकदमे के साथ हम कम से कम 5-6 मुकदमों का एक पैकेज बना लेते हैं। तो उनमें 5-6 पैकेज में क्या है कि हम 498 एक ही भी कार्रवाई कर रहे हैं, हम 12 DB एक डोमेस्टिक वॉयलेंस भी कर रहे हैं, हम 323, 504, 506 को भी 498 से जोड़ रहे हैं, हम कोई 125 भी फाइल कर रहे हैं, और इतने मुकदमे हमने 406 भी फाइल कर रहे हैं, और इतने मुकदमे हमने
सामने वाले पे इतना अधिरोपित कर दिया कि अगर समाज में बैठ करके प्रबुद्ध जन उसको निपटारा करना चाहें तो मन में जो इतना अकुलाहट और फ्रस्ट्रेट कर दिया है, उसको इतनी दूरी बना दी है, जो कि कारण क्या है कि वकील साहब भी कभी कभी उन बातों को उसमें मेंशन कर देते हैं जो कभी जीवन में नहीं करनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। तो उसमें क्या है कि वो कभी कभी ऐसे ऐसे मुकदमों में उनमें 125 हो, चाहे 12 DB एक्ट हो, चाहे 498 हो, एक तो उसमें चलन चल गया है 498 और 12 DB एक्ट में कि ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, जेठानी भी, सास भी, ससुर भी और पति भी, सब लोगों को कभी कभी तो मैंने देखा है कुछ मुकदमे जो मेरे पास आते हैं कि उसमें नंद और नंदोई हो गए, फुआ और फूफा हो गए, इतने लोगों को उनमें मुकदमे में समाहित कर दिया कि जो न्याय का वास्तविक बिंदु है, जो आधार है, वो विलुप्त हो गया और सब इन्हीं समस्याओं में उलझती हुई स्थिति चली गई। और कभी कभी क्या है कि देवर पे बलात्कार का केस लगा दिया, जेठ पे बलात्कार लगा दिया, ससुर पे बलात्कार करने का प्रयास करने का लगा दिया। तो उस समय ये देखिए कि उस समय अगर जो आपस में जब संबंध स्थापित दोबारा से हो भी गए, चाहे वो माननीय न्यायालय में आपसी जो मीडिएशन सेंटर खुले हुए हैं उनके माध्यम से, चाहे पुलिस की और किसी प्रक्रिया के माध्यम से, चाहे समाज के सैद्धांत लोगों के माध्यम से, यदि आपस में एक दूसरे अब फिर दोबारा से जुड़ भी गए तो वो जुड़ शारीरिक रूप से तो गए हम, लेकिन हम मानसिक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। जो एलिगेशन लगाए हुए हैं, जो आरोप हम पे एक दूसरे पे लगा चुके, तो उन वो आरोप ही हमेशा जीवन में हम लोगों को जुड़ाव नहीं, वो मन से नहीं होने देते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि कोई मामला बन भी जाए तो कोशिश करो कि हम समाज में बैठ करके उसे निपटा लें, और समाज में बैठ करके यदि नहीं निपटता है तो किसी भी सूरत में कोशिश करें कि हम आपस में तलाक के माध्यम से माननीय न्यायालय जाकर के स्वैच्छिक तलाक ले लें। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें स्वैच्छिक रूप से तलाक भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एक पक्ष चाह रहा है तलाक देना, दूसरा पक्ष नहीं चाह रहा है। तो उस स्थिति में क्या है कि हम माननीय न्यायालय में भी जाएं तो माननीय न्यायालय में केवल उसी कैटेगरी के माध्यम से जाएं कि हम तलाक तक हम सफर तैयार कर लें। ऐसी स्थिति में उत्पन्न नहीं हो जाए कि हम कभी अगर जो हमारा आपसी समझौता हो जाए तो हम एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाए। तो कोई किसी पे ज्यादा ऐसा एलिगेशन झूठा नहीं लगाना चाहिए, और कोई देवर पे, जेठ पे इस तरह का कोई एलिगेशन बलात्कार इत्यादि का, छेड़खानी का, ये उन बेटियों को नहीं लगाना चाहिए। और मैं मानना हूं कि जो नारी है, जो बेटी है, वो तो गुरुजी एक्चुअल में प्रकृति होती है, प्रकृति सौंदर्य का अनुपम भंडार होती है। तो प्रकृति को, इसके भिन्न भिन्न रूप है प्रकृति के, ये चाहे इसको बहन देख लीजिए, चाहे माँ देख लीजिए इसमें, और चाहे और दूसरा रिश्ता देख लीजिए, और चाहे आपसी संतानोत्पत्ति के लिए पति और पत्नी का रूप देख लीजिए। तो जहां प्रकृति के ऐसे भिन्न भिन्न हैं, तो उस प्रकृति की भिन्नता में और सुंदरता में, मनोरमता में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसी जो सद्भाव, संभाव, सहयोग और सौहार्द रूपी आपसी समन्वय है, उसको बना करके हमेशा बेटा को भी और बेटी को भी, दोनों को रखना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि यदि एक दूसरे से विचार मंथन ठीक नहीं चल रहा है तो कोशिश करें कि आपसी वार्तालाप को कुछ सूक्ष्म कर लें, और यदि एक पक्ष जो है ज्यादा किसी आवेशित स्थिति में है तो दूसरे पक्ष को शांत हो जाना चाहिए, और जब दूसरा पक्ष ज्यादा आवेशित स्थिति में है तो प्रथम पक्ष को कुछ शांति भाव रखना चाहिए। तो दोनों को इतना आपस में समझ और अपनी आपस में दूसरे को विवेक होना चाहिए, ये मेरा मानना है गुरुजी। डॉक्टर लोकेश कुमार जी। जी गुरुजी। आज जो आपने ये बातें बताई हैं, ये प्रैक्टिकल रूप से लागू की जाए तो समाज में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। तो ये मैं कोशिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि गुरुजी ने भी काफी एक्चुअल में पूरा समाज देखा है, और लगभग 35 वर्ष प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज में रहे, और मुझे व्यक्तिगत रूप से गुरुजी का सानिध्य मिला है। तो मेरा मानना है जहां तक भी कि जो भी मेरे वीडियो देखने वाले इसे जो है दर्शक बंधु हैं, विद्वान जन हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, या प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, या और अधिक कोई भी किसी भी विभाग में कार्यरत कोई भी व्यक्ति है, तो मेरा मानना है कि, और जो बहन और बेटी हैं जो पति और पत्नी के रूप में कहीं अपना संबंधों का निर्वहन कर रही हो, या किसी कचहरी में कोई सफर कर रही हो एक दूसरे मुकदमे के संबंध में, तो मेरा मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से वो कोशिश करें कि जो जो बिंदु हमने बताए हैं उन बिंदुओं का अनुपालन करें, और अपने समाज में जो ये फैलने वाली जो कुरीति है, जो आने वाली संतति को हमें और ज्यादा उसे भोगनी पड़ेगी, तो उस पर अध्ययन करें, मनन करें, उस पर चर्चा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।